अब हम ये देखेंगे कि भाई सी की लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कौन सी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं उसके। तो अभी हमने देखी थी, एक जेनेरिक था कि किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कभी भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो ये वाले मॉड्यूल्स तो उसमें एग्जिस्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि सी की लैंग्वेज में क्या क्या है। तो सी की लैंग्वेज प्रिटी सिमिलर है उन सारों से, इन कंसिडरिंग के आईडी की कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे। तो एक सी की जो लैंग्वेज है उसके जो आईडी के मॉड्यूल्स हैं, इसमें पहला आ जाता है आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। सेकेंडरी है आपके पास कंपाइलर, थर्ड लिंकर, फोर्थ लोडर और फिफ्थ डिबगर। डिबगर बेसिकली उस प्रोसेस की अगर आप बात करें तो उसके अंदर एज सच लाई नहीं करता, लेकिन उन टूल्स में ज़रूर एग्जिस्ट करता है जो कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट का हिस्सा है। क्योंकि प्रोसेस में एज सच वो कभी यूज़ नहीं भी होगा, कि अगर कभी आपके कोड में कोई गलती ना हो तो डिबगर जो है ना वो इन हैंड नहीं आएगा। तो अब हम सारों को एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एक टेक्स्ट एडिटर क्या है। भाई जैसे कि मैंने पहले बताया कि भाई एक टेक्स्ट एडिटर जो है ना, ये एक बेसिक से बेसिक चीज़ भी जो है ना वो आपका टेक्स्ट एडिटर हो सकती है। मसलन कि जैसे हमने देखा था कि भाई वो हमारे पास एक होता था, क्या नाम है, नोटपैड। नोटपैड किसी भी पीसी में अगर आप देखें, कोई भी पुराना हो पीसी हो या नया पीसी, उसके अंदर नोटपैड तो एग्जिस्ट करता ही है। अब वो नोटपैड जो है वो एज टेक्स्ट एडिटर यूज़ हो सकता है। मतलब कि कोई भी ऐसा टूल जिसके अंदर बस टेक्स्ट को लिखा जा सकता है, काटा जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, वो एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें टेक्स्ट को बेसिकली एडिट किया जा सकता है। लेकिन जो अब आईडीज़ है ना, उनके अंदर जो टेक्स्ट एडिटर एम्बेडेड है, जैसे कि अब डेव सी प्लस प्लस में हम देखेंगे, इसमें जो टेक्स्ट एडिटर एम्बेडेड है ये थोड़े एडवांस्ड होते हैं। तो इनके अंदर ना कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ भी होती हैं जो कि आपको फ़ायदा दे सकती हैं, ऑल्दो वो ज़रूरी नहीं होती एक प्रोग्राम को लिखने के लिए। मसलन कि जो आपका टेक्स्ट एडिटर है वो ये कर सकता है कि भाई जब आप कंपाइल कर रहे हो ना, उसको कंपाइल करते हुए आपको एरर दिखा दे कि भाई यहाँ पे एरर है इस वाली लाइन के अंदर, ठीक है। और इस तरह का भी हो सकता है कि जी अगर आप लिख रहे हो ना और कुछ चीज़ें जैसे कि वर्ड्स के ना, क्या नाम है, कोई अगर वो ये अंडरस्टैंड कर ले कि आपको इंग्लिश का वर्ड लिखना चाह रहे हैं, तो उसके स्पेलिंग के भी कुछ एडिटर्स ऐसे हैं जो कि आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि ये स्पेलिंग गलत है। मतलब आपके टेक्स्ट लिख रहे थे तो आपने टेक्स्ट के स्पेलिंग टी एक्स टी लिख दी है, तो वो समझ जाएगा कि भाई ये टेक्स्ट लिखना चाह रहा था, तो उधर आइडेंटिफाई करके आपको सजेस्ट भी कर देगा कि शायद आप टी ई एक्स टी लिखना चाह रहे हैं। वैसे तो नाम आप जो चाहें वहाँ पे रख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं होगा। सेकंड में हम चले जाते हैं तो हमारे पास है कंपाइलर। अब कंपाइलर के ऊपर तो खैर हमने एक पूरा लेक्चर पढ़ा था, जिसमें कि हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर को जब कंपेयर किया था तो हमने इनको बड़ी डिटेल के साथ देखा था। इसकी थोड़ी सी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो ये अगर आप देखें तो ये एक डायग्राम थी जिस पे हम पहुंचे थे उसमें, और हमने कहा था कि भाई एक कंपाइलर जो होता है ना, वो उसका काम ये होता है कि एक मशीन है आपके पास, आपने उसको ये नहीं समझ आती कि आपकी ज़ुबान क्या है, उसको समझ आती है जी मशीन की लैंग्वेज जो कि 1010 है। और आपको समझ आती है इंग्लिश की लैंग्वेज जो कि इस तरह की होती है, जिसमें आप लिखते हैं कि भाई हैश इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच और इस तरह करके सारे इंग्लिश के करीब करीब जो लैंग्वेज है। तो उसको दोनों के दरमियान में जो ब्रिज है, जो चीज़ इनको कंपेयर कन्वर्ट करता है, तो वो है हमारा कंपाइलर। क्या आप तो कहते हैं कि भाई मैं सोर्स प्रोग्राम लिखूंगा, आप सोर्स प्रोग्राम लिख देते हैं एज सच कि भाई जैसे जैसे आपको उसकी समझ आती है, तो इस तरह आपने करके सोर्स प्रोग्राम लिख दिया। अब इस सोर्स प्रोग्राम को जो है ना वो कन्वर्ट करता है कंपाइलर। कंपाइलर इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कन्वर्ट करता है और वो इस किस्म का इसको कुछ बना देता है कि भाई एक मशीन लैंग्वेज में, जो कि मशीन जिस जबान को पढ़ के समझ सके। तो ये तो हो गया भाई कंपाइलर क्या करता है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं कहता हूँ कि भाई आपको कभी मुझे डेफिनेशन बताएं कि भाई कंपाइलर क्या करता है, तो आप बड़े आराम से ये बता सकते हैं कि भाई कंपाइलर जो कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो कि यहाँ आप कह लें इवन कि ये एक टूल है जो कि कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है सी के लैंग्वेज के प्रोग्राम को, जो कि हम जिसको हम सोर्स कोड भी हम देखें पीछे कह रहे थे मशीन कोड में। अब मशीन कोड आपके या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के वो एक ही बात है, इसी तरह आप सोर्स कोड के या सी लैंग्वेज का प्रोग्राम के वो भी एक ही बात है। तो बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है वो ज़बान जो आपको समझ आती है, जो कि सोर्स प्रोग्राम है, उसको कन्वर्ट किस में करता है, जो ज़बान मशीन को समझ आती है, जो कि मशीन कोड है या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है। अच्छा, अब जो हमारे पास एक कंपाइलर है ना, इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स भी होते हैं। तो एडिशनल फीचर्स क्या है कंपाइलर के, कि जब आप कोड लिख रहे होते हैं ना, तो कोड लिखने में एक चीज़ होती है सिंटैक्स। सिंटैक्स ये है कि भाई हर लैंग्वेज का एक फिक्स सिंटैक्स है। मतलब कि वो जैसे अगर सी है ना, तो सी में अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो तो आपको पता होगा भाई जो भी आपने लाइन है उसका टर्मिनेटर आपने देना है। तो अगर आप लिखते हैं इंट करके, आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंट एक्स, तो आगे आप उसे टर्मिनेट आप करना पड़ता है सेमीकोलन के साथ। तो अगर इस तरह की कोई गलती आप करते हैं कि आपने सेमीकोलन सपोज नहीं लगाया, तो कुछ कंपाइलर्स होते हैं जो कि इसको आइडेंटिफाई करके आपको बता देंगे कि भाई इधर सेमीकोलन नहीं लगा हुआ। मसलन आप कोई इफ एल्स की कंडीशन लिखते हैं और उसके आगे आप सेमीकोलन लगाते हैं, वहाँ पे लगाना नहीं था, तो वहाँ पे बता देगा इधर नहीं लगना चाहिए। उसके आगे ब्रैकेट्स होनी चाहिए, कोई ब्रैकेट्स मिसिंग है वो आपको बता देगा।
मतलब सिंटैक्स में कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ये तो मैं बहुत ही एक बेसिक बता रहा हूँ। इस तरह के सिंटैक्स के एरर्स जो है ना, ये इनके आपको हिंट्स दे देता है, इवन आपको सजेस्ट भी कर देता है कि भाई अगर आप कहते हैं तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। अच्छा, अब जो कंडीशन है एक सी प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की कंपाइलर के अंदर, वो क्या है कि जिसकी बेसिस पे वो कन्वर्ट करता है या नहीं करता। तो कंपाइलर जो है ना, जो कंडीशन है वो ये है कि भाई कंपाइलर एक सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ तभी कन्वर्ट करेगा कि उसमें जो सिंटैक्स एरर्स हैं वो कोई भी ना हो। तो तमाम सिंटैक्स एरर जब आप रिमूव कर लेंगे तब ही ये उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, वरना वो कर नहीं सकता। और थर्ड चीज़ जो लास्ट चीज़ है वो ये कि भाई जब फाइल एक्सटेंशन की, कि भाई जब भी आप कोड लिखते हैं, तो अगर आप यहाँ पे वापस आ जाएं, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई जब आप कोड लिखते हैं तो हमने कहा था कि भाई इस फॉर्म में होता है कोड। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो फॉर्म है ना, इसको आप चूंकि सी का कोड है तो आप इसको स्टोर कराते हैं कि डॉट सी की एक्सटेंशन से, यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा हुआ है और आगे डॉट सी उसका एक्सटेंशन होगी। ठीक है, जब आप इस वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं कंपाइलर से गुजार के ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, तो ये वाली जो फाइल बनती है ना, इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो कोई भी नाम है यहाँ पे, और डॉट इसकी ओबीजे की एक्सटेंशन होती है, मतलब कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की एक्सटेंशन होती है। ठीक हो गया, ये अब हमने देख लिया। तो ये था बेसिकली कंपाइलर के, जिसकी समरी ये है कि भाई ये ट्रांसलेट करता है सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। फिर हमने इसकी तीन चार यूनिक प्रॉपर्टीज देख ली कि भाई ये कब कब कन्वर्ट करेगा, उसके लिए कंडीशंस हैं कि भाई सिंटैक्स एरर कोई नहीं होना चाहिए, अगर कोई सिंटैक्स एरर हो भी तो कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद कर सकता है। और लास्टली ये कि भाई जो फाइल की एक्सटेंशंस होती हैं वो जब आप सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं तो वो डॉट सी की फॉर्म में होंगी, और जब आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में तो वो डॉट ओबीजे की फॉर्म में होंगी। अब हम देख लेते हैं एक लिंकर को। तो लिंकर जैसे कि नाम से वाज़ेह होता है कि क्या करता होगा, लिंकर बेसिकली लिंक करता है। और लिंकर की डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो हम कहेंगे कि लिंकर भी एक टूल है जो कि ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एक एग्जीक्यूटेबल में। अब जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भाई लिंकर बेसिकली लिंक करता है, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे भाई लिंकर की एक समरी में चार लफ्जों में इसकी डेफिनेशन बता दें, तो मैं कहूँगा कि इट परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग। वो करता कैसे है कि भाई देखें, ये एक ना ब्रिज बनाता है, या आप कह लें कि जोड़ता है इन दो चीज़ों को, कि आपने एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम लिखा है और वो मशीन की ज़बान में लिखा हुआ है। अब आपको नहीं, जब एंड में चाहिए, जब आप चलाना चाहते हैं कोड को, तो आप मशीन की ज़बान में तो नहीं अपना कोड चाहते ना, आप तो चाहते हैं कि आपका कोड जो है वो एक एग्जीक्यूटेबल की फॉर्म में हो, जिस डॉट एक्जी की फाइल हो इसको आप डबल क्लिक करें तो चल पड़े, और जो भी काम आप करना चाह रहे थे वो काम वो कर दे। अब वो वाला काम कि इन दोनों के दरमियान वो ब्रिज, कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करना एक एग्जीक्यूटेबल में, वो जो है एक लिंकर करता है। तो बेसिकली लिंकिंग कैसे कर रहा है कि भाई एक मशीन और ह्यूमन की लिंकिंग कर रहा है आपस में। वो कैसे कि भाई मशीन को समझ आती थी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम वाली ज़बान, और इसको कन्वर्ट कर रहा है एग्जीक्यूटेबल में जो कि बंदों को समझ आ जाती है। तो ये बेसिकली लिंकर क्या कर रहा है कि मशीन और ह्यूमंस की आपस में लिंक करवा रहा है। इसके अलावा अगर आप ये देख लें कि लिंकिंग का प्रोसेस किस तरीके से लिंकर करता है, तो वो इस तरीके से करता है कि भाई जब एक कन्वर्जन का ये प्रोसेस कर रहा होता है, या ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है ये कर रहा होता है कि भाई ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल में, उस टाइम के दौरान अगर इसको कोई ऐसा फंक्शन हो जो कि आपके कोड में ना लिखा हो। फंक्शन क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे, फिलहाल आप बस मेरी बात पे यकीन कर लेंगे, फंक्शन कुछ होते हैं। तो अगर एक कोई ऐसे फंक्शन हो जो कि आपके सी के कोड में ना लिखे हो, तो इनको जाके लाइब्रेरी में ढूंढता है, सी की लाइब्रेरी में। जो लाइब्रेरी नहीं, हम कोड में आगे देखेंगे, हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, तो वो उस लाइब्रेरी या उस हेडर फाइल के अंदर जाके ढूंढता है कि भाई ये डिफाइंड है कि नहीं, अगर ये डिफाइंड है तो उसका क्या मतलब है। तो इन समरी लिंकर ये करता है कि भाई ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है एग्जीक्यूटेबल में। कोई भी ऐसी फंक्शंस की डेफिनेशन जो कि आपके कोड में नहीं लिखी होती या आपकी सी वाली फाइल में नहीं लिखी होती, वो वाली ये लाइब्रेरी में से खुद ढूंढ के निकाल देता है और उसको आपके प्रोग्राम के साथ लिंक करके एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल बना देता है। अब अगर इन प्रोसेसेस की बात करें तो उसमें लास्टली हमारे पास लोडर है, और इन प्रोसेसेस से अलग बात करें तो हम एक डिबगर को भी आगे देखेंगे। तो लोडर बेसिकली क्या करता है कि लोडर के जैसे नाम से समझ आ जाती है कि भाई एक एग्जीक्यूटेबल तो अब बन चुकी है, आप ना उसको चलाना है, तो जब आप उसको डबल क्लिक करते हैं तो लोडर उसको उठा के आपके प्रोग्राम को मेमोरी में डाल देता है, या आपके रैम में डाल देता है। इसी लोग कहते हैं ना कि बड़ा प्रोग्राम चलाने के लिए आपको फिर रैम भी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि उसने सारा का सारा प्रोग्राम को या उसके कुछ हिस्से जो उस टाइम पे यूज़ होने हैं उनको मेमोरी में लोड करना होता है। तो उस काम के लिए ये काम लोडर करता है और उसको फिर साथ एग्जीक्यूट करा देता है, तो जो भी तक एंड रिजल्ट है वो आप देख सकें। अब ये तो अगर आप ना वैसे बात करें ना कि इन सारे टूल्स की चेन की, कि भाई जैसे हमने पहले देखा था कि भाई प्रोग्राम किन किन हिस्सों से गुजरता है, वो सारे यहाँ तक पूरे हो जाते हैं लोडर तक।
लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में कोई देखें कोई एरर भी आ सकता है जिस टाइम पे आप ना कोड लिखते हैं, कोई ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए जो कि बताए आपको कि भाई अगर इसमें एरर आ जाए तो वो उसको निकाले, इसके लिए होता है डिबगर। ठीक है, ये अब उस चेन का हिस्सा तो नहीं है अलबत्ता, लेकिन ये एक टूल है सही जो कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट का हिस्सा है सी की लैंग्वेज का। अब ये करता क्या है कि जैसे डीबगर है ना, तो आप इसके नाम समझें कि डी बग, तो ये बग्स को रिमूव करने के लिए होता है। बग्स अब कोड में ऐसा वो फिजिकली बग्स तो नहीं होते, तो होते क्या है कि भाई कोई कोड में ही कोई एरर्स होते हैं, कोई छोटे मोटे एरर रह गए आपके, तो ये एरर्स जो है ना उनको ढूंढने में और उनको रिमूव करने में आपकी मदद करता है। मसलन अगर आपने 2000 लाइंस का एक कोड लिख दिया और उसको चलाते हैं और आपको नहीं अब वो चले ही ना, तो आप कैसे ढूंढेंगे भाई कहाँ पे गलती है। डिबगर काफ़ी हद तक के क्लियर आपको बताता है कि भाई इस वाली लाइन में शायद मुझे लग रहा है कि एक सेमी कॉलन मिसिंग है, या जी उस वाली लाइन में मुझे लग रहा है कि एक अरे में साइज आपने छोटा दफा बताया हुआ है लेकिन आप आगे की कोई एंट्री उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिबगर क्या करता है इन समरी, अगर आप पूछें एक वन लाइनर, तो वो है कि भाई हेल्प्स फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स। और अगर आप इसकी उस पे चले जाएं डिस्क्रिप्शन पे, कर चलता किस तरीके से है कि भाई लाइन बाय लाइन चलता है। तो पहली लाइन आपकी कोड की पढ़ेगा, देखेगा ठीक है, तो फिर अगली लाइन पे चला जाएगा, वो पढ़ेगा देखेगा ठीक है, अगली लाइन पे चला जाएगा, आगे जाता जाएगा जब तक उसको किसी लाइन पे लगेगा कि यहाँ पे मसला है, उधर रुक जाएगा और एक एरर जनरेट कर देगा, एक विंडो आ जाएगी आपके पास कि भाई इस वाली लाइन में उस कोड को ये लग रहा है कि इधर कोई ना कोई मसला है। सेकेंडली ये क्या करता है कि भाई जो वेरिएबल्स है ना, जैसे मैं एरे का जिक्र कर रहा था, तो एरे में आप देख रहे थे कि भाई अगर 10 एंट्रीज की एरे डिक्लेयर हुई हुई है लेकिन आप 12वीं को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो ये बता देता है कि नहीं हो सकती। वो कैसे बताता है कि ये हर एक एंट्री को एग्जामिन कर लेता है कि भाई एक एरे डिफाइन हुई हुई है, अच्छा ये 10 एंट्रीज की एक एरे है, तो ये बंदा 12वीं को एक्सेस कर रहा है, तो एरर दे देगा भाई वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यहाँ पे एक ऐसी अननोन मेमोरी लोकेशन पे जा रहे हैं जिसपे के जाने से आपको रोक देगा। तो ये हो गया हमारे पास टूल्स। तो इन सब में हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा कि भाई जो आईडीज़ हैं जो कि सी की बेसिकली अब आईडी है, इसके अंदर तीन चार तरह के टूल्स हैं जो कि हमारे पास हैं। अगर मैं एक दफ़ा वापस जाऊं तो ये वाले टूल्स हैं हमारे पास, और इन टूल्स में हमारे पास सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर बड़ा ही सिंपल सा टूल है जो कि सिर्फ करता ये है कि भाई आपने टेक्स्ट लिखना है और उसको अगर उसमें कोई एडिट करना है, कोई गलतियाँ चलती हैं निकल रही हैं, तो आप वो निकाल देंगे वहीं पे, और वही मतलब कि बस आप टेक्स्ट को काट सकते हैं, नया टेक्स्ट लिख सकते हैं। सिंपल काम टेक्स्ट एडिटर का यही है। सेकेंडरी कंपाइलर है। कंपाइलर क्या करता है कि आपने आपके जो सोर्स कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ताकि मशीन आपकी वाली ज़बान नहीं समझ सकती, तो मशीन की ज़बान में आप उसको ट्रांसलेट करते हैं ताकि वो उस ज़बान को समझ ले और समझ जाए कि आप क्या कराना चाह रहे हैं। अब मशीन कोड आपने लिख दिया, मशीन कोड को मशीन को समझ आ गया, लेकिन उसने जो एंड रिजल्ट देना है वो आप चाहते हैं कि एक एग्जीक्यूटेबल की फॉर्म में हो, ताकि वो एग्जीक्यूटेबल आप रन कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास लिंकर है। तो लिंकर क्या करता है कि भाई उस मशीन कोड से उसको एक एग्जीक्यूटेबल बनवा देता है। एग्जीक्यूटेबल कल को जब आप रन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करने पे लोडर उसको ये करेगा कि मेमोरी में उस एग्जीक्यूटेबल को ले जाएगा, उसको लोड कर देगा और उसके बाद उसको रन करके जो भी रिजल्ट है आपको दिखा देगा। अब इन केस के अब आप जब कंपाइल करते हैं उसमें एरर आते हैं, तो आप कोड को डिबग करना चाह रहे हैं कि मसला कहाँ पे है, तब डिबगर के टूल को आप यूज़ करेंगे और ये लाइन बाय लाइन चल के हर लाइन पे देखेगा कहाँ पे कोई मसला है, उस वाले मसले को आइडेंटिफाई करेगा और आपकी हेल्प कर देगा कि भाई इसको रिमूव करने में आप ये करें तो शायद आपका कोड जो है वो ठीक हो जाए। तो ये हो गई एक समरी जिसमें कि हमने देख लिया कि भाई आईडीज़ क्या होती हैं। इसमें हमने देख लिया कि भाई इन जनरल भी हमने देख लिया कि भाई प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होती है, और ये भी देख लिया कि सी की जो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है उसमें कौन कौन से टूल्स हैं और अब ये टूल्स आईडी की फॉर्म में कैसे आते हैं। तो कुछ ही लेक्चर्स के बाद हम ये भी देखेंगे कि थोड़ी सी तो हम देख लेंगे प्रोग्रामिंग की बेसिक्स। उसके बाद जब हम कोड लिखने के बारे में आएंगे तो हम देखेंगे पूरी आईडी की एक आउटलुक क्या होती है, उसके कौन कौन से टूल्स कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो बड़ी जो है ना, अब कहने के कोर्स बहुत ही मज़े का चलने वाला है आगे से, जिसमें कि हम कोड लिखना सीखेंगे और कोड से मल्टीपल चीज़ें करना और उसके एंड रिजल्ट देखेंगे क्या क्या हमारे पास आते हैं।